अगर आप ये सोचते हैं कि इंडिया का बिगेस्ट कल्चरल एक्सपोर्ट बॉलीवुड है तो होल्ड ऑन, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम बॉलीवुड से नहीं, मेरी प्रॉब्लम अजम्पशन से है। हम मान के बैठे हुए हैं कि सॉन्ग्स, बड़े बड़े स्टार्स, शादियां, यही सब सिर्फ हमारे कल्चर को एक्सपोर्ट करता है, लेकिन डेटा कुछ और कह रहा है। और दुनिया को सिर्फ फिल्में नहीं देखनी है, दुनिया को एक एक्सपीरियंस देखना है। दुनिया को कैरेक्टर्स चाहिए, वर्ल्ड बिल्डिंग चाहिए, फैंडम चाहिए, मर्च चाहिए, लैंग्वेज चाहिए और इन सब के साथ टूरिज्म भी चाहिए। और इसी गेम में एनिमेशन बॉलीवुड से आगे निकल जाता है। बॉलीवुड कल्चर को परफॉर्म करता है और एनिमेशन कल्चर को पैकेज करता है। बॉलीवुड एक फीलिंग बेचता है, एनिमेशन एक यूनिवर्स बेचता है और यूनिवर्स ज्यादा दूर तक जा पाता है। इसीलिए ये वीडियो एंटी बॉलीवुड नहीं है, बल्कि एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ है। चलो अब डायरेक्ट नंबर्स देखते हैं। जापानीज एनिमे मार्केट 3.8 ट्रिलियन येन तक पहुंच गया है। उसमें से 2.1 ट्रिलियन येन यानी कि 56% इंटरनेशनल मार्केट से आया है। मर्चेंडाइजिंग अलोन 748 बिलियन येन का है। स्ट्रीमिंग या इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूशन 265 बिलियन येन थी। और ऑफिशियल नेटफ्लिक्स अपडेट के हिसाब से एनिमे को 2024 में 1 बिलियन से भी ज्यादा व्यूज मिले हैं और हाफ से ज्यादा नेटफ्लिक्स मेंबर्स ने कम से कम एक एनिमे टाइटल तो जरूर देखा है। कंपेयर करो इंडियन फिल्म्स के ओवरसीज नंबर से। रूटर्स के हिसाब से इंडियन फिल्म्स का फिस्कल ईयर 2024 में ओवरसीज बॉक्स ऑफिस रफली 20 बिलियन रुपीस का रहा है। टोटल अर्निंग का अराउंड 10% और उसमें से भी 40% ऑलमोस्ट यूएसए से आया हुआ है। यहीं से डिफरेंस समझ आ जाता है। एनिमे सिर्फ टिकट नहीं बेचता है, एनिमे राइट्स बेचता है, टॉयज बेचता है, पिलग्रिमेजेस क्रिएट करता है, लोकल इकोनॉमीज को ब्रांडेड करता है। बॉलीवुड मोस्टली क्या करता है? ओवरसीज थिएटर रन, ओटीटी लाइसेंसिंग, सॉन्ग, सेलिब्रिटी पुल। अगेन ये वीक नहीं है, बस लेस लेयर्ड है। अब सबसे क्रेजी बात, कल्चरल एक्सपोर्ट तब रियल बनता है जब लोग आपकी लैंग्वेज सीखने लग जाएं। बहुत सारे केसेस में तो ऐसा हुआ है, इवन मेरे फ्रेंड्स ने भी एनिमे देखने के लिए जापानीज सीखते हैं। आई एम नॉट किडिंग गाइस, लिटरली लोग एनिमे सीखने के लिए जापानीज सीखते हैं। ये ट्रेंड इंडिया में तो काफी हद तक कम है, बट यूएसए में बहुत अलग लेवल का ट्रेंड है कि लोग जापानीज सीख रहे हैं जस्ट टू वॉच एनिमे इन देयर ओरिजिनल लैंग्वेज और ओरिजिनल फील लेने के लिए। इस हिसाब का कल्चरल एक्सपोर्ट कर रहा है एनिमे। और ये मार्केट बनाना आई नो बहुत टफ है, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। चाइना भी ये मार्केट क्रिएट कर रहा है और चाइना ने काफ़ी हद तक बहुत सक्सेस हासिल कर ली है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब कुंफू पैंडा यूएसए में रिलीज हुआ था तो चाइना में लोग पार्लियामेंट में बात करते थे कि भाई किसी बाहर की कंट्री ने हमारे कल्चर को हमसे ज़्यादा अच्छा कैसे दिखा दिया। और इन्हीं सब का नतीजा है कि चाइना ने जो मूवी निंजा 2 लॉन्च करी थी वो आज दुनिया की हाईएस्ट अर्निंग एनिमेटेड फिल्म बन चुकी है। और चाइना ने इससे ये सीख लेते हुए अब अपने कल्चर को एनिमेशन के थ्रू एक्सपोर्ट करने लग गया है, नॉट जस्ट इन एनिमेशन बट ऑल्सो इन गेम्स। तो जिस गेम में सिर्फ जापान हुआ करता था मोस्टली कल्चरल एक्सपोर्ट के मामले में, आज वहाँ पे चाइना भी एक बहुत बड़ा कंटेंडर बन चुका है और इस रेस में चाइना को आने में ज़्यादा साल नहीं लगे हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ इंडिया को अभी भी देर नहीं हुई है। अगर अभी भी हम बहुत अच्छे स्टेप्स लें तो हम इंडिया से भी आईपी बना सकते हैं। क्योंकि गाइज एक बात आप ध्यान से समझो, ये चीप लेबर का टैग कब तक हम लोग ले करके पूरी दुनिया के फैक्ट्रीज को, प्रोड्यूसर्स को बुला करके प्रोडक्शन करते रहेंगे और वो बाहर एक्सपोर्ट करते रहेंगे? कब तक हम बस एक लेबर बन के रह जाएंगे? अभी मैंने कुछ टाइम पहले थिंक स्कूल की केस स्टडी देखी थी इंडिया मिडिल क्लास टाइप के बारे में, तो उसमें बहुत अच्छी बात समझाई हुई थी। साउथ कोरिया भी एक टाइम को चीप लेबर हुआ करता था, मलेशिया भी हुआ करता था, बट साउथ कोरिया ने वो चीप लेबर के साथ साथ ये मेक श्योर करा कि हमारी जो अगली जनरेशन है वो चीप लेबर नहीं रहेगी, वो बनेगी इंजीनियर्स, वो बनेगी इनोवेटर्स, वो बनेंगे साइंटिस्ट। और उसके अगले वाले जो जनरेशन होंगे वो पूरा R&D करके नई टेक्नोलॉजीज लाएंगे। और इसी सब की वजह से आज साउथ कोरिया R&D में पूरी दुनिया को लगभग लीड करता है। और इतनी छोटी कंट्री होने के बावजूद, इंडिया से लगभग 100 गुना कम पॉपुलेशन होने के बावजूद, उनका R&D आउटपुट और R&D बजट इंडिया से 10 गुना ज्यादा है। अब मैं इंडिया को डिफेम नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मेरे पर्सनल ये गोल्स हैं कि मैं इंडिया से एटलीस्ट एक नई IP लॉन्च करूँ और उसको दुनिया में लेकर के जाऊँ एनिमेशन के थ्रू। क्योंकि जो मैं बिजनेस करता हूँ एनिमेशन का, आई नो इंडिया से लोग क्यों एनिमेशन बनवाते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे अफोर्डेबल लेबर है। हम वहाँ पे यूएस में जो 10,000 20,000 डॉलर चार्ज करेंगे, यहाँ पे हम 1,000-2,000 डॉलर में कर देते हैं। बट कब तक? कल को फिर अफ्रीका में भी डिमांड आएगी और अफ्रीका इंडिया से ज्यादा चीप लेबर बन जाएगा और फिर अफ्रीका में चले जाएंगे सारे क्लाइंट। इस चीज को लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं कर सकती कोई भी इकॉनमी, चीप लेबर वाले टैग को। चाइना भी नहीं कर पाया। अब चाइना चीप लेबर से हट करके लग्जरी गुड्स बना रहा है, लग्जरी गुड में अपनी मार्केट बना रहा है और चीप लेबर वाले टैग को हटाते जा रहा है कि ठीक है आप चले जाओ वियतनाम, आप चले जाओ इंडिया, हम तो अब लग्जरी गुड्स बनाएंगे, अपनी खुद की IP
आईपी बनाएंगे, खुद की चिप्स बनाएंगे और खुद का पूरा इकोसिस्टम बनाएंगे। यहाँ से रियल ग्रोथ स्टार्ट होती है। हाँ, अभी हम पहले स्टेज में हैं जहाँ पे हम चीप लेबर का फायदा उठा करके हमारी कंपनीज ग्रो होंगी, हमारे बहुत सारे लोग बिलियनर बनेंगे, हमारी बहुत सारी कंपनियां बिलियंस ऑफ डॉलर का रेवेन्यू करेगी। बट एट द सेम टाइम हमको ये मेक श्योर करना है कि जो भी हम रेवेन्यू कमा रहे हैं या जो भी हम चीप लेबर के टैग के वजह से अर्न कर पा रहे हैं उसका एक हिस्सा हमें R&D में लगाना चाहिए। जापानीज फाउंडेशन के सर्वे के मुताबिक जापानीज लैंग्वेज एजुकेशन 141 कंट्रीज और 18,272 इंस्टीट्यूशंस और 3.7 मिलियन लर्नर्स तक पहुंच चुकी थी। सारे इंस्टीट्यूशंस को अगर मिला करके देखो तो 59.9% इंस्टीट्यूशंस ने ये बोला है कि लर्नर्स जापानीज इसलिए सीख रहे हैं बिकॉज ऑफ एनिमे, मांगा, जे-पॉप, फैशन वगैरह। हायर एजुकेशन में तो पॉप कल्चर और एनिमे टाइप इंटरेस्ट 74.9% तक पहुंच चुका है। सोचो जरा, कंटेंट इतना स्ट्रांग है कि सब सबटाइटल से स्टार्ट करके लैंग्वेज क्लास तक पहुंच रहे हैं। ये सिर्फ फैंडम नहीं है, ये एक सॉफ्ट पावर का PhD लेवल है। फिर आता है टूरिज्म। JNTO के न्यूज लेटर के मुताबिक 2024 के सर्वे में 11.8% टूरिस्ट जो जापान आए थे वो सिर्फ एनिमे या फिर मूवी रिलेटेड साइट्स को देखने आए थे। सोचो, उन्होंने वो चीज मूवी या एनिमे में देखी और अब वो वहां जापान में जाके रियल लाइफ में देखना चाहते हैं कि वो साइट्स एक्चुअली में कैसी दिखती हैं। जैसे डोरेमोन में हमने देखा कि डोरेमोन का घर कैसा होता है, शिनचैन का घर कैसा होता है। आजकल मैंने बहुत रील देखी है सोशल मीडिया पे जो कि लोग लिटरली डोरेमोन और शिनचैन के बनाए हुए टाइप्स के घर पे जाकर के वीडियो बनाते हैं कि हमारा पूरा बचपन ये देखते हुए निकला है, तो ये रियल लाइफ में ऐसा दिखता है। ये है कल्चर एक्सपोर्ट, यहाँ से आती है ये सारे टूरिज्म। अब एक छोटी सी केस स्टडी पे बात करते हैं। डीमन स्लेयर जो 2020 में आई थी वो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पे नंबर 1 फिल्म थी और बॉक्स ऑफिस मोजो इस टाइटल को ऑल रिलीज मिला के $489 मिलियन दिखता है। वन पीस फिल्म रेड ने 2022 में $171 मिलियन वर्ल्ड वाइड किए और फिर नींजा 2 $1.69 बिलियन ग्लोबली। हाँ, नोसेंस ये है कि राउटर्स के हिसाब से 99% से भी ज़्यादा रेवेन्यू चाइना से आया था। सो इट्स नॉट द cleanest international export example, but it proves something equally important. एनिमेशन माइथोलॉजी को इंडस्ट्रियल स्केल पर मोनेटाइज कर सकता है। एक 16th सेंचुरी की चाइनीज माइथोलॉजी एक ग्लोबल हिट बन चुकी है। अब इससे बड़ा क्या एग्जांपल दूं मैं आपको कल्चर एक्सपोर्ट का। आई नो आप लोग कहोगे कि $1.69 बिलियन का रेवेन्यू में 99 चाइना का है, तो आई गेस अब उसका रेवेन्यू 2 बिलियन हो गया और ग्लोबल शेयर भी बढ़ गया है। एंड डाउन द लाइन ये एक पाथ क्रिएट करा जाता है आगे आने वाली मूवीज के लिए। अब जो आगे चाइना की मूवीज आएंगे ना, तो ग्लोबली आई वोंट बी सरप्राइज कि अगर वो 2 से 3 बिलियन डॉलर क्रॉस कर जाए या $2 बिलियन भी कमाए और 50-60% शेयर ग्लोबली आए। तो फाइनल पॉइंट सुनो, बॉलीवुड मेक्स द वर्ल्ड वॉच इंडिया, एनिमेशन कैन मेक द वर्ल्ड लिव इनसाइड इंडियाज इमेजिनेशन। और ये दोनों चीजें अलग हैं, पहले बता दूं आप लोगों को। सॉन्ग याद रहना वर्सेस कैरेक्टर घर ले जाना, शॉर्ट लोकेशन देखना वर्सेस पूरा फिक्शनल वर्ल्ड अडॉप्ट करना। इसीलिए मुझे लगता है कि नेक्स्ट बिग इंडियन कल्चरल एक्सपोर्ट एक और सुपरस्टार नहीं होगा, इट कुड बी अ यूनिवर्स। और जो कंट्री अपनी माइथोलॉजी को एक्सपोर्टेबल यूनिवर्स में कन्वर्ट कर देगी वही फ्यूचर में कल्चरल एक्सपोर्ट विनर होगी। इसमें जो पॉजिटिव पॉइंट महाअवतार नरसिम्हा ने दिखाया है लॉन्च होने के साथ ही पिछले साल, वो एक रिमार्केबल एग्जांपल है जिस डायरेक्शन में इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री बढ़ रही है। एंड आई वोंट बी सरप्राइज कि डाउन द लाइन मैं या फिर कोई और स्टूडियो इंडिया को एक पहला यूनिवर्स दे, माइथोलॉजिकल यूनिवर्स दे या फिर फिक्शनल यूनिवर्स दे, जिसको हम ग्लोबली एक्सपोर्ट कर पाएं और ग्लोबली उसको रिप्रेजेंटेशन मिले और लोग उसको देखना चाहें, जिसकी वजह से फिर लोग इंडिया भी विजिट करेंगे और बहुत सारी इकॉनमीज अनलॉक होगी, जैसे एनिमे ने जापान में करा है। आई डोंट नो कितने लोगों को इस टॉपिक में इंटरेस्ट था, बट मेरे को बहुत ज़्यादा था, इसीलिए आई थॉट टू मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना चैनल को। अगले वीडियो का टॉपिक मेरे को सजेस्ट करना कॉमेंट सेक्शन में, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।